अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा का एक कामयाब दौरा करके वापस आ गए हैं। आज इसी पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अज़ीमी साहब, आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा अमरीका व अक़वाम मुत्तहिदा को मिशन कश्मीर का नाम दिया गया है। अब जबकि ये दौरा मुकम्मल हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि मिशन कश्मीर कामयाब रहा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, जैसा कि आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये दौरा कल मुकम्मल हो गया जी। जहाज़ में कोई फ़नी खराबी की वजह से वो अपने शेड्यूल से थोड़े से लेट भी हो गए, लेकिन अभी वो पाकिस्तान आ गए। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि जब ये प्राइम मिनिस्टर का दौरा रखा गया, उसमें जिन पॉलिसी साज़ों ने इसको मिशन कश्मीर का नाम दिया, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की और कश्मीरियों के लिए इसमें बड़ा हौसला था। जी। अगरचे इस मिशन में उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना भी था, ज़ाहिर है फ़ॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारे इकनॉमिक प्रेशर्स हैं डिफेंस के हवाले से, लेकिन फिर भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कि उन्होंने इस दौरा अमेरिका को और यूनाइटेड नेशन में जो उनके चीज़ें थी उनको मिशन कश्मीर का नाम दिया। और जिस तवातर से वो जो 5-6 दिन वहाँ पे उन्होंने गुजारे, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ डिबेट हुई, जो मीडिया के साथ होता इनके इंटरेक्शन हुआ, और फाइनली जो इसका क्लाइमेक्स था वो था असेंबली के अंदर इमरान खान का खिताब। ठीक है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हर फोरम के ऊपर कश्मीर और कश्मीरियों की बात की है, तो ये उन्होंने इस लफ्ज़ के साथ जो उन्होंने लिया था मिशन कश्मीर, उसके साथ इंसाफ किया है। मैं समझता हूँ जी उन्होंने हक अदा कर दिया है। ठीक है। अज़ीम साहब, UN जनरल असम्बली में कश्मीर के हवाला से PM पाकिस्तान के खिताब पर आपकी क्या राय है? हारून भाई, इससे पहले बहुत सारे वज़राए आज़म ने वहाँ पे जाके खिताब किया है पाकिस्तान के नाम, और तारीख़ी तौर पे जो तारीख़ी तकरीरें याद रखी गई हैं उनमें से एक भुट्टो साहब की तकरीर थी। ठीक है। और उसके बाद जो तकरीर आज ज़ेर बहस आ गई है जिसके ऊपर बात हो रही है वो है इमरान खान की। उन्होंने एक बड़ी लॉन्ग स्पीच की है, उसका 40-45 मिनट से ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे बात की। हालांकि ये तकरीबन 15 मिनट के अंदर उन्होंने वाइंड अप करना होता है, लेकिन उन्होंने 26 मिनट तो सिर्फ कश्मीर के ऊपर बात की है। बाकी जो पहलू उनको हम छोड़ देते हैं। तो बतौर कश्मीरी मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान का जो दावा था कि हम कश्मीर के वकील हैं, कश्मीरियों के वकील हैं, तो इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर ने उन्होंने ये हक अदा कर दिया है। और जितने मौसर अंदाज में, जितने मदल्लल अंदाज में, लॉजिकली उन्होंने कश्मीर का जो इशू है वो दुनिया के सामने पेश किया है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी हिम्मत की बात थी और बड़े जुर्रत की बात थी, और बड़े मदल्लल अंदाज से, जज्बाती भी थे वो, लेकिन उसके अंदर जज्बात के साथ लॉजिक भी मौजूद थी, और वो मगरब की नफ्सियात को समझते हैं कि उनको कैसे बात करनी है, तो उन्होंने उसको सामने रख के वहाँ पे उसी पैटर्न पे उन्होंने बात की। तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अज़ीम साहब, हिंदुस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिताब को बड़े चर्चे हैं, उसको किस नज़र से हिंदुस्तान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को किस नज़र से देख रहा है? अच्छा, उसमें दो पहलू हैं। एक तो आप अगर इंडियन मीडिया देखेंगे तो वो मीडिया तो हमेशा हाइप क्रिएट करता है जी, वो ज़रा क्रिएट किया हुआ है, और उसमें वो बड़ी उछल कूद हो रही है। और ज़रा जब किसी को तकलीफ़ होती है, जब आप किसी को थोड़ा सा करते हैं तो वो उसको तकलीफ़ होती है, वो उछल तो करता है जी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान ने जो ये खिताब किया बड़ा सोच समझ के किया है। उसमें उन्होंने दो चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। एक रियासत हिंदुस्तान है, स्टेट ऑफ इंडिया है, और एक RSS है या BJP है या मोदी है। ठीक है। तो उन्होंने जो बात की है वो मोदी की है, RSS की है और BJP की है। ठीक है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये जो मोदी है ये तो RSS का लाइफ टाइम मेंबर है। ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये पूरी कोशिश की है कि आम हिंदुस्तानी जो है ना वो मज़ीद पाकिस्तान से अनाइड ना हो, और यकीनन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो जो संजीदा हल्के हैं हिंदुस्तान के उनके ऊपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अब वो भी सोचने में मजबूर होंगे कि ये दबे लफ्ज़ों में तो वो पहले भी कहते थे, लेकिन जब आपको पता था कि जब जज्बात हो, मज़हब को बीच में लाया जाए, इस तरह से स्लोगन को लाया जाए तो फिर चीज़ें पीछे चली जाती हैं बाकी। तो मोदी ने तो इसी स्लोगन को इस्तेमाल किया, अखंड भारत का और RSS का नज़रिया और हिंदुज़म को उसने प्रचार किया, जिससे सेकुलर कुव्वतें वहाँ पर पीछे चली गई। यकीनन इस तकरीर के बाद जो ना वो हिंदुस्तान के अंदर भी एक उन लोगों को रिलीफ मिला होगा जो आईने हिंदुस्तान पर यकीन रखते हैं और सेकुलर हिंदुस्तान के ऊपर यकीन रखते हैं। और आने वाले दिनों में महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी मोदी के लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात पैदा होना शुरू हो ठीक है। माजी में भारत ने हमेशा मसले कश्मीर को दो तरफ़ा करार देकर किसी भी बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर इसे उठाने की मुखालफत की है।
जनरल असम्बली के मौजूदा सेशन के बाद शिमला माहिदा की क्या हैसियत रह गई है? देखिए जी, शिमला माहिदा ज़ाहिर है जिन हालात में किया गया था वो मजबूरी थी पाकिस्तान की, वो हुआ। और फिर अगले सारा अरसा जो कई दहाइयों तक हमने इसको भुगता है। जब भी किसी जगह पे कश्मीर की बात की जाती थी तो सारी दुनिया या इंडिया कहता था कि ये हमारा बायलैटरल इशू है, ये इसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम पे उठाया नहीं जा सकता। लेकिन जिस धड़ल्ले के साथ इस दफ़ा जो है ना वो कश्मीर के मसले को उठा दिया गया है यूएनओ के ऊपर, और फिर दो चीज़ हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं उन्होंने भी, और फिर इसके ऊपर चाइना ने भी बात की है, तो अब मेरे ख्याल में ये जो शिमला एकॉर्ड है ये बहुत पीछे रह गया है। ठीक है, ये अब ऐसा नहीं रह गया कि इसकी आड़ के अंदर वो भारत कश्मीरियों इसकी आड़ में अब जो ना भारत वो कश्मीरियों के ऊपर मजीद जुल्म नहीं कर सकेगा और दुनिया को ये नहीं कह सकेगा कि हमारा बायलैटरल है। और इसमें एक तो असेंबली की तकरीर है ना, इससे हट के आप देखें कि अब पूरा जो अमेरिकन चैनल्स हैं और उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी सारा कश्मीर के ऊपर बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अब शिमला अकॉर्ड अपनी अहमियत खो चुका है। तो वैसे भी देखें ना, जब यूनिलैटरल इसके ऊपर कार्रवाई की भारत ने इसमें 370 को ख़त्म करने वाली, तो ये उस मायदे की खिलाफ वर्जी थी जो खुद ही उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, तो पहले उन्होंने तोड़ा था इस मायदे को, और असेंबली में इजलास के बाद तो मैं समझता हूँ ये वैसे ही ख़त्म हो गया एक तरीके से। ठीक है, आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं? सच्ची बात यही है कि इससे पहले पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है ना वो हमेशा गो मगो की कैफियत का शिकार रही है। कभी वो क्लियर बाउंड्रीज हमें नज़र नहीं आए हैं। कश्मीर के वाले से मैं बात करूँ, बाकी नहीं बात कर रहा। हमें कभी क्लियर बाउंड्री नज़र नहीं आई है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। लेकिन इमरान खान ने ये जो बातें की और जो स्पीच की, तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। ठीक है, और उसमें एक नया स्टांस आ गया है, एक क्लैरिटी आ गई है। और उसमें आप देख लें कि एक और जो अच्छी बात है कि जो अस्करी क़यादत हमारी इस वक्त जो पाक फ़ौज है वो और हमारी जो सियासी क़यादत है पाकिस्तान की अब एक ही पेज पे खड़े हैं और पूरा बैकअप दे रही है हमारी जो ना अस्करी क़यादत है इस फॉरेन पॉलिसी को। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी जो है ना ये डेवलपमेंट हुई है। सिर्फ इसको इस्तिकामत के साथ कायम रखना और आगे बढ़ाना जो है ना वो ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये बात ज़रूर है ना कि इमरान खान की इस तकरीर से कश्मीरियों की जो तवक्कुआत है और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब उस टेम्पो को कायम रखना और आगे बढ़ाना भी वो ज़रूरी है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं ये म्यूनिख एग्रीमेंट क्या है जिसका हवाला इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी किया है, इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। जी, म्यूनिख एग्रीमेंट जो ना ये वर्ल्ड वार 2 से पहले एक मुआहदा हुआ था। ये उस वक्त यूँ समझ लें कि ये कश्मीर के तनाज़र में उन्होंने एक बैकग्राउंड रेफरेंस दिया है इमरान खान ने कि वर्ल्ड वार 2 जो शुरू हुई उससे पहले एक साल पहले जो ना वो सितंबर 1938 में एक एग्रीमेंट हुआ। उसमें क्या हुआ कि चेकोस्लोवाकिया जो था, जर्मनी का ये दावा था कि इसका एक एरिया जो ना ये आप मेरा इसके ऊपर जो ना हक बनता है, जो भी उसकी वजूहत थी। तो उसमें बरतानिया, जर्मनी, इटली और फ्रांस, इन चारों मुल्कों ने एक एग्रीमेंट किया। और ये जो तीन बाकी लोग ममालिक थे, इन्होंने क्या किया कि एक एग्रीमेंट के ज़रिए चेकोस्लोवाकिया का वो हिस्सा जो ना वो जर्मनी के हवाले कर दिया। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, जो कि नाइंसाफ़ी थी, चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री के तौर पर मौजूद था, वो एक बहुत बड़ी मईशत थी यूरोप की। तो उसको पूछा ही नहीं गया। जिनके बारे में बात की गई फैसला वैसे ही जैसे जैसे कश्मीरियों के साथ हुआ, ठीक है, कि कश्मीरियों से पूछे नहीं जा रहा, तो वहाँ पे चेकोस्लोवाकिया के लोगों से पूछा नहीं गया, उनकी हुकूमत को शामिल ही नहीं किया गया। और फ्रांस ने और बरतानिया ने और इटली ने लिख के दे दिया कि ये हम आपको देते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि हिटलर ने उसी पे कनात नहीं की। उसकी अपनी अग्रेशन की पॉलिसी थी, जैसे मोदी की अखंड भारत की पॉलिसी है। तो उसके बाद कुछ अरसे बाद उसने क्या किया, पूरे चेक के ऊपर कब्जा कर लिया, अग्रेशन आगे चलती गई। और फिर क्या हुआ, उसके बाद हौसला मिला हिटलर को कि खैर अब मेरे रास्ते में रुकावट कोई नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, 1939 में पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। तो उस हमले के बाद जो है ना वो रिएक्ट किया इंग्लैंड ने, और फिर वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। तो ये था इसका हल्का सा बैकग्राउंड। इसमें इमरान कहना ये चाह रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा को या आलमी ज़मीर को कि आप लोग अगर इस तरह के कमज़ोर मायदे या कमज़ोर बातों पे रहेंगे तो तवक्को रखें कि अगर वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी तो फिर वर्ल्ड वार 3 भी शुरू हो सकती है। जी जी। अच्छा, बेशुमार लोग हमारे इस तकरीर तक जंग को जोड़ते थे, आप क्या कहते हैं, क्या पाक भारत जंग के इम्कानात हैं? इसमें
अक्सर इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता इस बात को, लेकिन ये डिपेंड करता है अब भारत के ऊपर और फिर आलमी जो क़ुव्वतें हैं उनके ऊपर। अगर तो आलमी क़ुव्वतें ये रियलाइज़ कर लेती हैं कि वाकई जंग का ख़तरा मौजूद है, तो लाजमी बात है कि उनका फ़र्ज़ है कि फिर वो भारत के ऊपर दबाव डालें। भारत अगर स्पेशली मोदी आरएसएस के नज़रिया से पीछे हटता है, नज़रसानी करता है, अखंड भारत का उनका जो नज़रिया है उसको वो रोल बैक करता है और कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म जारी है। और देखें इमरान खान ने जो तकरीर आप सुने ना, उसके आखिरी अल्फाज क्या हैं कि आप कश्मीरियों को फ्री करें, आप वहाँ पे जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर रखे हैं उनको आप फ्री करें और कश्मीरियों को क्या करें, उनका हक़ खुद इरादियत दें। अगर तो दुनिया इस पर आ जाती है, भारत इस पर आ जाता है, फिर जंग का ख़तरा नहीं रहेगा, फिर ज़रा डायलाग होगा जो कुछ भी होगा। लेकिन अगर ये हर दरमी इसकी कायम रहती है तो फिर मेरे ख्याल में जंग को रोकना भी मुमकिन नहीं होगा। अगर ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब एक चीज़ गले पड़ जाए तो फिर उसको जाना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीमी साहब आपका। जी you. नाजरीन आज आपने प्रोग्राम डायलॉग विद अजीमी देखा। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।